नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। जी हाँ नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू और चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे तमाम मुद्दों की, लेकिन उसके पहले बड़ा मुद्दा, और बड़ा मुद्दा ये कहता है कि आखिर क्या हो रहा है देश दुनिया में। जी हाँ, क्या हो रहा है देश दुनिया में, क्योंकि तमाम बातों के बीच एक ऐसी खबर जहां पर चिंगारी से आग निकल रही है। जी हाँ, इराक की राजधानी बगदाद में भड़की है, लेकिन पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा दिया। रविवार को इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर एक साथ कई रॉकेट से हमला हुआ। ये रॉकेट अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाते, उसे तबाह करते उससे पहले ही सभी रॉकेट्स को हवा में नष्ट कर दिया गया। लेकिन अमेरिका इस हमले से बुरी तरह से भड़क गया है। अमेरिका ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान के एक सैन्य संगठन को दोषी ठहराया, लेकिन बड़ा सवाल है कि ईरान अमेरिकी दूतावास को निशाना क्यों बना रहा। अमेरिका और ईरान के बीच पुरानी दुश्मनी है और ये दुश्मनी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। ईरान अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन ईरान के इस हमले ने विश्व युद्ध की चिंगारी को हवा दे दी है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। आसमान में आग का ये गुबार इराक की राजधानी बगदाद में उठा है, जहां रविवार को ग्रीन जोन में स्थित अमेरिकी दूतावास पर एक साथ 8 रॉकेट ने हमला बोल दिया। यह हमला इतना खतरनाक था कि बगदाद में बारूद के धुएं से एक मोटी परत छा गई। पूरे ग्रीन जोन में हड़कंप मच गया। लेकिन बड़ी बात यह थी कि रॉकेट अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाते, उसे तबाह करते, उससे पहले ही सभी रॉकेट को सीरैम रक्षा प्रणाली से हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आसमान में रॉकेट फूट रहे हैं। अमेरिकी दूतावास पर यह हमला किसने किया, इसकी जिम्मेदारी फिलहाल किसी ने नहीं ली है, लेकिन ये रॉकेट बगदाद के शिया बहुल पूर्वी हिस्से में अल रशीद कैंप से दागे गए थे। जानकारों की माने तो इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते जो हैं पिछले कुछ वर्षों से लगातार खराब होते जा रहे हैं और पिछले एक वर्ष में उसमें बहुत ही गिरावट आई है। और जिस तरह से अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को ईरान के एक कमांडर मेजर जनरल कासिम सोलेमानी का अटैक करके मर्डर किया था, उसके बाद में ईरान बहुत बौखलाया हुआ है और वो अमेरिका पे लगातार कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करता रहा है। दरअसल अमेरिकी दूतावास पर हमला करके ईरान कमांडर सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता है। उधर अमेरिका ने भी इस हमले के लिए ईरान समर्थित एक सैन्य संगठन को दोषी ठहराया है, क्योंकि जब से अमेरिका ने सुलेमानी को मारा है, इराक में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से होने वाले हमले बढ़ गए हैं। पिछले महीने बगदाद के शिया बहुल पूर्व की ओर से 7 रॉकेटों में से 4 रॉकेट ग्रीन जोन से टकराए थे, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी और 5 लोग घायल। इस हमले की जिम्मेदारी अश्ब अल कहफ नाम के एक सैन्य संगठन ने ली थी। इसके साथ ही पिछले साल भी अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से कई बार हमले किए गए और इन हमलों को देखते हुए सितंबर में अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अगर इराक ने इन रॉकेट हमलों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो अमेरिका बगदाद में अपनी एम्बेसी बंद कर देगा। जब अमेरिका ने इराक से अपने सैनिकों को वापस लाने का ऐलान किया था, तब ईरान के सहयोगी शिया संगठन ने सीज फायर संघर्ष विराम की घोषणा की, ताकि अमेरिकी सैनिकों के वापस जाने की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके। इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला क्यों हो रहा है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि ग्रीन जोन सरकारी कार्यालयों और पश्चिमी डिप्लोमेटिक मिशन का गढ़ है। ईरान नहीं चाहता है कि अमेरिका का दखल यहां हो, लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है, उससे ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। अगर ईरान और अमेरिका में जंग छिड़ी तो इसका असर भारत पर भी होगा।
और फिर एक चिंगारी पूरी दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर ले आएगी और फिर तबाही होगी, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसके दूतावास पर यूं रॉकेट से हमला होता रहे और वो हाथ पर हाथ रखे सब देखता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी की वजह क्या है। एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका और ईरान में दोस्ती थी, लेकिन एक क्रांति ने हवा का रुख बदला और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ईरान अमेरिका दुश्मनी की शुरुआत 1953 में हुई, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटेन की M6 के साथ मिलकर ईरान में तख्तापलट करवाया। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने लंबे समय तक ईरानी तेल का व्यापार कर फायदा उठाया। दूसरी बड़ी वजह है 1979 की ईरानी क्रांति, जिसमें अमेरिका ने ईरान के शाह रजा पहलवी को लोकतंत्र के नाम पर सत्ता से हटा दिया। फरवरी 1979 को खुमैनी ईरान लौटे और सत्ता संभाली। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले खुमैनी तुर्की, इराक और पेरिस में निर्वासित रहे थे। अमेरिका ईरान के बीच अदावत की तीसरी बड़ी वजह है दूतावास संकट। दरअसल ईरान और अमेरिका के राजनयिक संबंध खत्म होने के बाद 1989 में तेहरान में ईरानी छात्रों ने एक समूह ने अमेरिकी दूतावास को अपने कब्जे में लेकर 52 अमेरिकी नागरिकों को 1 साल से ज्यादा समय तक बंधक बनाकर रखा। इन सबके बीच सद्दाम हुसैन ने 1980 में ईरान पर हमला बोला और ईरान इराक के बीच 8 सालों तक युद्ध चला। इस युद्ध में अमेरिका सद्दाम हुसैन के साथ था। और इन दो देशों के बीच दुश्मनी की चौथी वजह भी जान लीजिए। चौथी वजह है 2015 का अमेरिका ईरान परमाणु समझौता। अमेरिका और ईरान के संबंधों में जब कड़वाहट कुछ कम होती दिखी, तब उस वक्त के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 में ईरान के साथ परमाणु समझौता किया। लेकिन ट्रंप ने सत्ता में आते ही एक तरफा फैसला लेते हुए इस समझौते को रद्द कर दिया। साथ ही ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए। तो अब बात चीन की। चालबाज चीन है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब भारत ने चीन की हर चाल का तोड़ निकाला है और कूटनीति का ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि चीन बुरी तरह से छटपटा रहा है कि वो करे तो क्या करे। चीन की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसने अपने सभी पड़ोसियों से रिश्ते खराब कर लिए हैं और भारत ने उन सभी देशों को अपने साथ शामिल किया है। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्या है प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति और कैसे फंसा है इसमें ड्रैगन, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन को सबक सिखाने के लिए, उसकी चालबाजियों पर ब्रेक लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि चीन अपनी ही चाल में फंस गया है। क्योंकि LAC पर चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुच के बीच एक लंबी ऑनलाइन वार्ता हुई। वहीं दूसरी ओर भारत और जापान के बीच इंडो जापान संवाद का आयोजन हुआ है। भारत और जापान के आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक रिश्तों में काफी बढ़ोतरी हुई है और भारत की वर्तमान सरकार और जापान की वर्तमान सरकार के बीच में काफी सामंजस्य है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो 11वां एनुअल समिट हुआ, इसमें भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री जो हैं वो इस बात पर सहमत हुए कि एशिया पैसिफिक रीजन में ये शांति रहना जरूरी है। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत की तरह ही इन दोनों देशों के रिश्ते चीन से अच्छे नहीं हैं, क्योंकि चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के चक्कर में अपने हर पड़ोसी से रिश्ते खराब कर लिए हैं और अब भारत उसे दांव से दबोच रहा है। क्योंकि दक्षिण एशिया में वियतनाम की मौजूदगी भारत के लिए न सिर्फ फायदेमंद है, बल्कि चीन को घेरने का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि वियतनाम भारत की एक्ट ईजी पॉलिसी का मजबूत स्तंभ है और हमारी हिंद प्रशांत क्षेत्र की योजनाओं का सशक्त भागीदार है। भारत और वियतनाम के साथ आने से चीन की नींद इसलिए भी उड़ी हुई है कि अगले साल ये दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य होंगे, जिससे वैश्विक परिदृश्य में भारत और मजबूत होगा।
ये भारत और वियतनाम के बीच दोस्ती का ही असर है कि हाल ही में दोनों ने 7 नए समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इसमें वैज्ञानिक शोध, न्यूक्लियर और नवीनीकृत ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, डिफेंस और कैंसर का इलाज जैसी डील शामिल है। दूसरी ओर भारत और जापान के बीच इंडो जापान संवाद भी चीन को घेरने वाला प्लान है। हाल ही में भारत ने क्वाड देशों के साथ मालाबार युद्धाभ्यास किया था, जिसमें भारत के साथ जापान भी था। जापान और भारत की नजदीकी चीन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इंडो जापान संवाद में दोनों देशों के बीच साम्राज्यवाद से लेकर विश्व युद्ध तक, हथियारों की दौड़ से लेकर अंतरिक्ष की दौड़ तक साथ देने की सहमति बनी है। यानी वियतनाम हो या जापान, हर मोर्चे पर भारत ने चीन के लिए दीवार खड़ी कर दी है। और एक साथ हो रही इस मोर्चेबंदी से चीन छटपटा रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि मोदी की विश्व आर्मी में सिर्फ वियतनाम और जापान नहीं है, एक लंबी टीम है जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि सर्दियां शुरू होते ही चीन सीमा पार करके घुसपैठ की कोशिशों में लग जाता है, और इस बार भी चीन इसी नियत को लेकर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हालात कुछ और हैं। सरहद पर हमारे शूरवीरों का पहरा है। सरकार ने सेना के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। आईटीबीपी और इंडियन आर्मी के हिमवीर ड्रैगन की हर साजिश को फेल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ डटे हुए हैं। और अब खबर है कि लेह में 135 किलोमीटर पीएलए के सैनिकों ने सादे कपड़े में घुसपैठ की कोशिश की है, जिसका जवाब आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय लोगों ने दिया है। जानकारी के अनुसार चीनी सैनिक 2 गाड़ियों में सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों की नजर उन पर पड़ी और सभी चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया गया। हालांकि आईटीबीपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस घटना का एक वीडियो जारी किया है। इंडिया न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन चीन जिस तरह की हरकतों के लिए जाना जाता है, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन ने ऐसी कोशिश जरूर की होगी। वहीं भारत की तैयारी से घबराया चीन एलएसी पर तेजी से अधिकारियों भी बदल रहा है। चीनी सैनिक ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और बीजिंग को ऐसा लग रहा है कि उसके अधिकारी भारत से लोहा लेने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। दावा है कि ये वीडियो लेह से 135 किलोमीटर दूर न्योमा एरिया में फिल्माया गया है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इन 2 सफेद गाड़ियों में पीएलए के कुछ सैनिक भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें वहां के स्थानीय लोगों और आईटीबीपी के हिमवीरों ने मिलकर वापस खदेड़ दिया। हालांकि आईटीबीपी ने इस घटना को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। इंडिया न्यूज भी इस घटना या वीडियो को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता, लेकिन सर्दियों को लेकर ड्रैगन पिछले 8 महीने से जिस तरह की तैयारी कर रहा है, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन ने सीमा पर यह हरकत की होगी। तो ये उनकी एक सोची समझी चाल है। वो पिछले 50 साल से इसी तरह की हरकतें करते रहे, मगर हमारे जो वहां पर चंगथांग विलेज के भारतीय नागरिक हैं लद्दाखी, वो बड़े सतर्क हुए। उन्होंने उनको वहां पर एंगेज करके रखा और आईटीबीपी को इन्फॉर्म किया और आईटीबीपी ने इस पर कार्रवाई करके उनको वहां से भगा बदल किया। चीनी सैनिक अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने के लिए 2 गाड़ियों में बैठकर सीमा पार की कोशिश में थे। सभी चीनी सैनिक सादे लिबास में थे और स्थानीय चरवाहों को पशु चराने से मना कर रहे थे। इसके बाद स्थानीय लोगों को अंदेशा हो गया कि ये सभी चीनी सैनिक हैं। स्थानीय लोगों और आईटीबीपी के जवानों ने मिलकर पीएलए के सैनिकों को वापस खदेड़ दिया। हालांकि ये भी स्पष्ट नहीं है कि गाड़ी में मौजूद चीनी नागरिक थे या सैनिक। न्योमा के काउंसलर के हवाले से कहा गया है कि ये घटना 4-5 दिन पहले की है। चीनी सैनिकों को इस तरह से जवाब देकर भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि भारत चीन की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा।
दूसरी ओर भारत की तैयारी और हमारे जवानों के जोश से बीजिंग परेशान हो गया है। जमीन हड़पने की साजिश रचने वाले चीन ने अपने जवानों को कड़ाके की ठंड में तैनात कर रखा है, लेकिन चीन के सैनिक सीमा पर ठंड नहीं झेल पा रहे हैं। LAC पर जारी तनाव के बीच चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड पर नया कमांडर अपॉइंट कर दिया है। चीनी मीडिया के मुताबिक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के हेड राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जनरल झांग शुडोंग को वेस्टर्न मोर्चे की कमान सौंपी है। इसके साथ ही शी ने 4 चीनी मिलिट्री और पुलिस ऑफिसर्स का प्रमोशन भी किया है। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच मई से जारी संघर्ष के बीच PLA की वेस्टर्न कमांड में हाई लेवल पर नई अपॉइंटमेंट और प्रमोशन चीन के इरादों पर सवाल खड़े करते हैं। चीन एक तरफ तो सीमा पर शांति बहाल करने का दिखावा करता है, तो वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक समझौते को भी तोड़ता रहा है। 8 महीने से जारी तनाव और 9 दौर की बातचीत के बाद भी चीन की साजिशों का ही नतीजा है कि सरहद पर स्थिति सामान्य नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चीन के बाद अब बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है और डर का आलम यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुनते ही पाकिस्तान कांपने लगता है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल यह है कि आज कोई भी इस्लामिक देश उसके साथ खड़ा होना नहीं चाहता। यहां तक कि सऊदी और UAE ने भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। विस्तार से समझिए। भारत की ओर से किए गए 2 सर्जिकल स्ट्राइक का डर पाकिस्तान के जहन से न गया है न जाएगा। उरी हमले के जवाब में 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के जवाब में 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी। अब एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान को एक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। तभी तो वीजा मामले को लेकर UAE गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री को जब विदेशी जमीन पर मुंह की खानी पड़ी, तो शाह महमूद कुरैशी ने भारत से सर्जिकल स्ट्राइक के खतरे का जिक्र कर दिया। हमारे पास इस बात की खुफिया जानकारी काफी पहले से है कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर चुकी है। भारत सिर्फ अपने दोस्तों की तरफ से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा है। हम भारत के दोस्तों को उसका पार्टनर कहते हैं। मैं भारत के इन इरादों के बारे में UAE और दुनिया के बाकी देशों को जानकारी देना चाहता हूँ। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और वो हमेशा से ये दावा करता रहा है कि पूरे विश्व में मुस्लिमों का वो सबसे बड़ा शुभचिंतक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि 57 मुस्लिम देशों का संगठन है और जिसका नेतृत्व सऊदी अरेबिया करता है, उसमें पाकिस्तान की हमेशा सुनी जाती थी। मगर अब पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान की आंतरिक और विदेश नीति की वजह से सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज के दूसरे देश जो हैं वो उससे विमुख होते जा रहे हैं। सबसे बड़े इस्लामिक देश होने का दावा करने वाले पाकिस्तान के साथ कोई भी इस्लामिक देश खड़ा नहीं होना चाहता। सऊदी और UAE ने पाकिस्तान को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 2 बड़े देश हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे। दरअसल महमूद कुरैशी UAE में पाकिस्तानियों को फिर से वर्क वीजा दिलवाने की कोशिश करने के लिए गए थे, लेकिन UAE की सरकार ने अपने बयान में इस बात का जिक्र तक नहीं किया। इस बात से हताश होकर महमूद कुरैशी ने एक दूसरे मुल्क का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ आग उगलने की कोशिश की। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में, खास करके गल्फ कंट्रीज में जहाँ पे सऊदी अरब और UAE से उनको भारी आर्थिक सहायता मिलती थी और उनको एक तरह का कूटनीतिक समर्थन मिलता था, जो वो खो रहे हैं, वो उनसे जो है किसी तरह का समर्थन पाने और आर्थिक सहायता के लिए वो आगे आए, इसके लिए भी एक प्रयास हो सकता है। UAE ने करीब 2 महीने पहले पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को नया वर्क वीजा जारी करने से इनकार कर दिया था। अब इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। महामारी के दौरान हजारों पाकिस्तानी मुल्क लौट आए थे। अब इन्हें भी UAE सरकार ने काम पर लौटने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।
वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान का ये डर नया नहीं है। पाकिस्तान में पहले रेल मंत्रालय और अब होम मिनिस्ट्री की कमान संभाल रहे शेख रशीद ने भी हाल ही में ऐसा ही बयान दिया था, जिसमें पाकिस्तान को हिंदुस्तान से सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा बताया था। पाकिस्तान सरकार के पास स्पष्ट खुफिया रिपोर्ट्स हैं। इसमें कहा गया है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला बोल सकता है, लेकिन हमारी सेना जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद पाकिस्तान को भारत के एक्शन का डर सता रहा है। पाकिस्तान की टीवी डिबेट में अब शाह महमूद कुरैशी के बयान पर चर्चा तेज हो गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कोई खतरनाक खेल खेलना चाहता है। जनरल साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से जो बातें हो रही हैं और भारत ने पहले भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की और आपको भी पता है कि भारत ये हरकतें कब करता है, जब भारत अपने अंदर मसाइल को हैंडल नहीं कर पा रहा होता। अभी आपके सामने उनके मसाइल जितने भी हैं, कोरोना वायरस तक कंट्रोल नहीं हो रहा नरेंद्र मोदी से, बीजेपी गवर्नमेंट से, कश्मीर का मामला आपके सामने है, और तो और ये जो पंजाबियों का, ये सिखों का जो मामला है वो भी आपके सामने है कि दुनिया भर में उनका एहतजाज फैल चुका है, उनकी आवाज फैल चुकी है, लोग उनके हामी हैं, उनके हक में बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत एक ऐसा लम्हा है कि उसको सोचना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन हैरत की बात है कि अभी भी उसके दिमाग पर पाकिस्तान सवार है, अभी भी उसके असाब पर पाकिस्तान सवार है, अभी भी वो चाह रहा है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान में ऐसा किया जाए कि जो वोटर्स उससे नाराज हैं, मायूस हैं, वो शायद ये सोचकर खुश हो जाएं कि शायद पाकिस्तान पर अगर कुछ हमला कर दिया जाता है, कोई इस तरह की फॉल्स ऑपरेशन कर दिया जाता है, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाती है, तो शायद नरेंद्र मोदी अपने वोटर्स को वापस अपनी तरफ करना चाहता है। आप इस बात से एग्री करते हैं? और साथ ही भारत के 27 फरवरी का दिन भूल गया जनरल साहब? अगर ऐसी हरकत दोबारा करेगा, उसको नहीं पता कि मुंह की खाना पड़ेगी पाकिस्तान से अगर वो पंगा करने की कोशिश करेगा? डॉक्टर फिजा, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान की या नरेंद्र मोदी की नर्व्स पे सवार है। पाकिस्तान एक पंचिंग बैग है जो हिंदुस्तान ने अपने लिए बना लिया है। पाकिस्तान इस बात को खुले तौर पर मान रहा है कि पूरी दुनिया को भारत का साथ है। पाकिस्तान ये भी समझ रहा है कि भारत जैसी ताकत से वो लड़ नहीं सकता। अमेरिका और इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जिसको माइक पोम्पियो कहते हैं कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, शेयर वैल्यूज एंड शेयर्ड कॉमन जो इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उनकी वजह से हम ये मुआहदे कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान के खिलाफ होने जा रही। चलिए, तो पाकिस्तान में चल रही चर्चा पर क्या बात की जाए। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे तो बात होगी उस मुद्दे की जिस मुद्दे को लेकर पूरा देश चिंतित है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है, लेकिन चर्चा करते हैं एक बड़ी खबर की जो कि इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कहती है। जी हां, बंगाल में चुनाव तो अगले साल है, लेकिन तूफान अभी से मच गया है। सियासी दांव आजमाइश ऐसी नजर आ रही है कि हमारा दावा है देश के राजनीतिक इतिहास में किसी राज्य में चुनाव से पहले इतनी हलचल आपने कभी नहीं देखी होगी। किसी चुनाव से पहले रोड शो, रैली, वार पलटवार तो आम है, लेकिन बंगाल इस सबसे कैसे बहुत आगे निकल गया है और कैसे इस लड़ाई में जो योद्धा लगे हुए हैं वो भविष्यवक्ता बन गए हैं और कैसे इस जंग में पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आ गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएंगे। बीजेपी का बंग युद्ध दीदी के विरुद्ध। टीएमसी में भगदड़, बीजेपी बागियों का गढ़। लड़ाई में सामने आए प्रशांत किशोर रणनीतिकार। पीके के दावे से ममता का होगा बेड़ा पार। जय श्री राम। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई
तब वो दल बदल नहीं था। बीजेपी की ओर से बंगाल में इस बार 200 पार का नारा चल रहा है और इसी के साथ 294 सीटों वाले बंगाल में बीजेपी सेंध लगाने में जुटी हुई है और ममता बनर्जी को परास्त करने का दम भर रही है। लेकिन ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कुछ अलग ही दावा है। पीके ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी तो डबल डिजिट पार नहीं कर पाएगी। बात सिर्फ इस दावे की ही नहीं है। ट्वीट के नीचे प्रशांत किशोर लिखते हैं, मेरा ये ट्वीट सुरक्षित करके रख लीजिए। अगर बीजेपी का प्रदर्शन इससे बेहतर रहा तो मैं ये जगह छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर ने जैसे ही ये ट्वीट किया, सियासी गलियारों में तनातनी तेज हो गई और बीजेपी की तरफ से भी ट्वीट का जवाब आ गया। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा, बीजेपी की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार को खोना पड़ेगा। बीजेपी तो पीके पर हमलावर है ही, संघ ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इसलिए जरूरी है कि वो सत्य को देख नहीं पा रहे और असत्य का प्रलाप कर रहे हैं। इसलिए मैं पुनः कहूँगा, भगवान उनको सद्बुद्धि भी दे और सद्बुद्धि के साथ सद्वाणी भी दे, ताकि वो अच्छा सोचे और अच्छा बोलने का स्वभाव बने। बंगाल में लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच है, तो सियासत करने का मौका कांग्रेस को भी मिल गया है। देखिए, वहाँ ममता बनर्जी जी की जो पार्टी है, वो ताकतवर पार्टी है, उनका ताकत है और जनाधार वाली वो नेत्री हैं। तो ये मैं भी समझता हूं कि बीजेपी उनको रोकने में कामयाब नहीं होगा। उनसे ज्यादा ताकत लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी को है। लेकिन अब ये लोग हल्ला गुल्ला करके अपना चुनाव के पहले जो करते हैं सो कर रहे हैं। वैसे बंगाल में सीटों को लेकर बीजेपी के चाणक्य और ममता के रणनीतिकार के अपने अपने दावे हैं, लेकिन वहां एक लड़ाई अस्तित्व की भी लड़ी जा रही है, जिसे पूरा करने के लिए एक दूसरे के घर में सेंधमारी तेज है। एक तरफ अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं दूसरी ओर सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल टीएमसी में आ गई हैं। इसके बाद बंगाल में अब फैमिली ड्रामा शुरू हो गया है और सौमित्र खान ने पत्नी को तलाक की चेतावनी दे दी है। तृणमूल कांग्रेस के पहले बात बोल देता हूं, मेरा सब कुछ चला जाए, मेरा जिंदगी चला जाए, मेरा बीवी चला गया ठीक है, मेरा जिंदगी भी चला जाए, मैं सुजाता को डिवोर्स भी नोटिस आज भेज रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस का साथ हम लड़ाई करेंगे, उसका विरोध लड़ाई करेंगे। हम 12 आवर्स परिश्रम करते थे, आज 24 आवर्स परिश्रम करेंगे, जिंदगी भर लड़ाई करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि जो चोरी पार्टी है वो किसी का बीवी को, किसी का मालक से भी चोरी कर लिया। बंगाल में चुनाव अगले साल है, लेकिन अमित शाह की एंट्री और प्रशांत किशोर के दावे के बाद लड़ाई एक स्तर तक पहुंच गई है। इसके बाद ममता कहां चुप बैठने वाली है। सोमवार को वो सामने आई और बीजेपी पर ताबड़तोड़ वार किए और बोलपुर में 29 दिसंबर को रैली का ऐलान किया। আমি अमित जी के बोलबो, अमित जी आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वर्कर तैयार कर दे, वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले, जिसको अंदाजा आपका नहीं है। आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए मेहनत करके। आपने जो जो बात कल कहा है, हर बात के लिए मेरे पास एविडेंस है, मैं कल इसको रिप्लाई कर। मतलब बंगाल में जिस तरह का सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है, वो रोजाना नए दौर में एंटर कर रहा है। रोज नया ड्रामा नजर आ रहा है, नई जंग दिख रही है। अभी तो चुनाव में समय है, देखते हैं इस लड़ाई में आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और वो खबर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कहती है। जी हां, बंगाल में चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नेताजी की जयंती धूमधाम से मनाने पर सरकार ने यह ऐलान किया है। नेताजी की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाने की सरकार की तैयारी है। इसके लिए केंद्र ने एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन कर दिया है और खास बात यह है कि समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह होंगे। जी हां, तो यह हम खबर आपको बता रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। अध्यक्ष होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अब आप समझिए कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती के जरिए बीजेपी बहुत कुछ साधना चाहती है। और सीधे चलते हैं, ब्रजेश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ठीक विधानसभा चुनाव के पहले, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और उसके पहले अगर सरकार यह फैसला लेती है तो इसे किस तरीके से जोड़ा जाए चुनाव को लेकर? बिल्कुल साफ है कि आप किस साइड हैं ये डिसाइड करता है आप इसको कैसे देखते हैं। पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल की राजनीतिक पार्टियों का साफ तौर पे कहना है कि यदि बीजेपी चुनाव के 5 महीने 4 महीने पहले 1 साल का नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का कार्यक्रम 1 साल के लिए मनाती है तो इसका साफ मायना यह है कि सरकार इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है और इसी वजह से सरकार इसको 1 साल के लंबे अवसर तक करना चाहती है। और इसमें बीजेपी की मंशा साफ तौर पर झलकती है कि वो कुछ भी करके वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है कि जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस की लेगेसी को अपमानित कर रहे हैं और इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाहे बगाहे ये बयान जरूर देते रहे हैं कि कैसे सुभाष चंद्र बोस भारत के सच्चे सपूतों में से एक हैं और उनको वो आदर नहीं मिला जो आमतौर पर दूसरे अन्य लोगों को आदर मिला है। ये तो बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी क्या कर सकती है ये बीजेपी को तय करना है। टीएमसी क्या करेगी ये टीएमसी को तय करना है। अगर बीजेपी ने इस तरह का फैसला किया है तो टीएमसी का कदम क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए, खुदीराम बोस के परिवार से अमित शाह मिलने के लिए गए और उसके बाद खुदीराम बोस के परिवार ने कहा कि इससे पहले किसी भी पार्टी ने इस तरह की इज्जत नहीं दी, इस तरह का कार्यक्रम नहीं किया। तो अगर बीजेपी ने एक फैसला किया है उसके काउंटर में टीएमसी का क्या कदम हो सकता है? प्रशांत किशोर है वहां पर फैसले लेने के लिए। टीएमसी इसके काउंटर में क्या करेगी अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ ये जरूर चीज क्लियर है कि टीएमसी को भी जवाबी कार्यवाही करनी होगी, वरना जिस तरह से बंगाल के जो मेन सितारे हैं और जिनको बीजेपी अप्रोप्रिएट कर रही है, जैसा आपने अभी बताया खुदीराम बोस के परिवार को, और जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 1 साल का उनके 125वीं जयंती मनाने जा रही है, इससे साफ है कि तृणमूल कांग्रेस को भी बहुत जल्द काउंटर मेजर्स उठाने पड़ेंगे, वरना हो सकता है उनको इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़े। बहुत सारे आरोप लगे सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर, तमाम सारी बातें सामने आई, जांच हुई, जांच के बाद तमाम गोपनीय दस्तावेज थे और जब बीजेपी में सत्ता में आई तब उसने वो प्रयास भी किए। क्या माना जाए कि इस विधानसभा चुनाव में उनकी मौत से जुड़े हुए कुछ और तथ्य उजागर हो सकते हैं? विपक्षी पार्टियों पर हमला हो सकता है? देखिए, ये हमेशा से बीजेपी का कहना है और बीजेपी का पक्षकारों का ये भी कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। आपको याद होगा उनको, उनके पूरे परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यहाँ 7 RCR इन्वाइट किया था और उसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बोलते रहे। ये निश्चित तौर पे है कि वहां पर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं है वेस्ट बंगाल में, वरना बीजेपी के लिए ये निशाना साधना आसान होता कि कैसे कांग्रेस केवल गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द सिमट गई और देश के सारे नामकरण और अन्य सारी चीजें केवल गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द सिमट गई, लेकिन जहां पर असली स्वतंत्रता, ठीक है, देखना होगा कि टीएमसी का अगला कदम क्या होता है। लेकिन ये जो 125वीं जयंती मनाने की तैयारी है उससे बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए ब्रजेश। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 26वां दिन है। 26वें दिन आंदोलन और उग्र दिखा क्योंकि किसानों ने आंदोलन के 26वें दिन एक ऐसा प्रयोग किया जो आंदोलन को नए दौर में ले गया। दरअसल सरकार को जवाब देने के लिए और अपने आंदोलन की आंच को बरकरार रखने के लिए किसानों ने भूख हड़ताल शुरू की और आज दिन भर किसान आंदोलन में क्या क्या खास हुआ और आगे का अन्नदाता का प्लान क्या है, जरा इस खबर को समझिए। आंदोलन का नया दिन, नए तेवर में किसान।
आक्रोश और तेज, अन्नदाता की भूख हड़ताल। टोल प्लाजा फ्री, विरोध की थाली बजाएंगे किसान। नए कृषि कानून के खिलाफ अन्नदाता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली का पारा भले ही लुढ़क रहा हो, लेकिन किसानों के तेवर चढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही आंदोलन की आंच को और तेज करने के लिए किसान रोजाना नए प्रयोग कर रहे हैं। किसान क्या क्या नए प्रयोग कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। 23 दिसंबर से रिले भूख हड़ताल, जिसके तहत 11 किसान अनशन करेंगे। उनका अनशन खत्म होते ही 11 दूसरे किसान अनशन करेंगे। इस तरह विरोध की ये चेन चलती रहेगी। इसके अलावा किसान हरियाणा में टोल प्लाजा को फ्री करेंगे और 27 दिसंबर को थाली बजाकर विरोध दर्ज करवाएंगे। सरकार तैयार नहीं है, झूठ बोल के जो बहन और भाई और वोट ले लें। 14 महीना फिर 19 महीना सुनता है नहीं, तैयार है नहीं, कहे कुछ है करे कुछ है नहीं। ये योगी और मोदी और ये गृह मंत्री जब बने भाई फिर हैं, ये पहले गाँव में घूम रहे सड़क पे, वोट दे दे जी, वोट दे दे जी। अब ये मंत्री बन गए। तीनों कानून वापिस होंगे, हम से जब हटेंगे लड़ाई आर पार की होगी, तीनों कानून वापिस होंगे जब हटेंगे। जय जवान जय किसान। जो किसान पहले रह गए थे ना, जो इन्होंने पहले थाली बजवाई थी भाई डॉक्टरों के सम्मान में, और कोरोना काल में जो थाली बजवाई की सम्मान चल रहा है, हम भी किसानों के सम्मान में थाली और चम्मच से यहाँ का प्रदर्शन करेंगे। हमें भी तो किसानों के लिए प्रदर्शन करने का हक है भाई, उनका भी मान सम्मान बढ़े। जो 24-25 दिन से यहाँ से बैठते हैं, उनका भी थोड़ा मान सम्मान बढ़ेगा उससे। सरकार के खिलाफ किसानों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। वो हर हाल में कृषि कानून की वापसी चाहते हैं, लेकिन सरकार भी जिद पर अड़ी है। गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार ने फिर चिट्ठी मार्ग अख्तियार किया है। सरकार ने किसानों से बातचीत के न्योते की चिट्ठी भेजी है। इसमें तारीख तय करने के लिए किसानों से ही कहा गया है। सरकार की ओर से ये चिट्ठी 39 किसान संगठनों को भेजी गई है, जिसमें आंदोलन छोड़कर बातचीत करने की अपील है। उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ, उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। किसान आंदोलन का असर सोमवार को भी दिल्ली के बॉर्डर पर दिखा। आंदोलन की वजह से 3 बॉर्डर को बंद रखा गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक रास्तों के इस्तेमाल करने की सलाह दी, तो वहीं किसान आंदोलन में शामिल गुस्साए किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की सभी लाइनों को बंद कर दिया और हाईवे पर जमकर नारेबाजी की। एक्सप्रेसवे जाम करने वाले किसानों का आरोप है कि उन्होंने रास्ता इसलिए बंद किया क्योंकि सरकार पंजाब, हरियाणा और यूपी से दिल्ली आने वाले किसानों को दिल्ली जाने से रोक रही है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से साफ किया कि जब तक सरकार नहीं मानेगी, आंदोलन चलता रहेगा। भूख हड़ताल रहेगी, कल से भूख हड़ताल को करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे 24 घंटे टू 24 घंटे ऐसे उसको जोड़ेंगे। जितनी भी यहाँ पे जत्थेबंदी चारों तरफ जो दिल्ली के हैं वो करेगी, एक उससे जुड़ाव पूर्ण रूप से महसूस होगा। दूसरा है कि 23 तारीख को ये क्या है कि एक दिन का आम पब्लिक कोई भी एक दिन का भोजन का त्याग करे। वो किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। जितने भी बीजेपी या उसके अलायंसेज लोग हैं उनको हम चिट्ठी लिखेंगे, उनके घरों पे जाएंगे, लोग जाएंगे या चिट्ठी के माध्यम से उनके वहाँ पे जाएंगे और उनसे करेंगे कि इस बिल का आप समर्थन कर रहे, क्यों समर्थन कर रहे और नहीं कर रहे तो आप लिख के आप हमको दे दो।
एक तरफ किसान आंदोलन को खुद हवा दे रहे हैं, दूसरी ओर विपक्ष भी आंदोलन की आंच को हवा देने का काम कर रहा है। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन में 33 प्रदर्शनकारी किसानों की मौत पर प्रधानमंत्री से तीखा सवाल किया। राहुल ने ट्वीट किया, किसानों का संघर्ष और बलिदान अवश्य रंग लाएगा। किसान भाइयों बहनों को नमन और श्रद्धांजलि। पिछले 4 हफ्ते से दिल्ली की कड़ाके की ठंड में किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हर उम्र के किसान शामिल हैं और एक अनुमान के मुताबिक किसान आंदोलन में अब तक 33 किसानों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन ना तो गृह मंत्री की ओर से बयान आया और ना ही प्रधानमंत्री की तरफ से। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरना चाहती है। कांग्रेस के सरकार से सवाल, प्रधानमंत्री के लिए धार्मिक आयोजन के लिए वक्त है, लेकिन किसानों के लिए एक शब्द भी नहीं है। दिल्ली की ठंड में बच्चों के साथ किसान आंदोलन पर बैठे हैं, लेकिन गृह मंत्री के पास बंगाल जाने का वक्त है, किसान के लिए नहीं। सिर्फ ये कह देना कि एमएसपी नहीं हटेगी काफी नहीं है। इसको एक तो एक्ट में दर्ज होना चाहिए और दूसरा उसकी एनफोर्समेंट सही होनी चाहिए। अगर कोई एमएसपी नहीं देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा करने का भी अधिकार होना चाहिए। तो जब तक ये नहीं होगा, मतलब एक तरफ किसान है और दूसरी ओर सरकार, लेकिन तीसरा पक्ष भी है और वो है विपक्ष, जो इस लड़ाई को अपने लिए एक मौके की तरह देख रहा है। किसानों और सरकार में कब गतिरोध खत्म होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दोनों में से झुकेगा कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। ऐश्वर्य जैन हमारे संवाददाता सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। ऐश्वर्य, 26वां दिन है किसानों का आंदोलन का और अब बात भूख हड़ताल तक पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार कहती है कि ये किसानों का भ्रम है, किसानों का अहित नहीं होने वाला। ये विपक्षी पार्टियां राजनीतिक आंदोलन की तरह इस्तेमाल कर रही हैं और किसान कहते हैं कि यकीन मानिए, सरकार को भरोसा दिला चुके हैं कि यकीन मानिए ये किसानों के लिए नुकसानदायक है। लेकिन दोनों के बीच एक बारीक सी लकीर है और वो लकीर ये है कि क्या सरकार मानेगी। आपको क्या लगता है? ऐश्वर्या, आप हमें सुन पा रहे हैं? ऐश्वर्या, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ऐश्वर्या हमारे साथ मौजूद है। कुल मिलाकर 26वां दिन है और यहां पर अब बात यहां तक पहुंची है कि किसान भूख हड़ताल करने वाले हैं और थाली भी बजाने वाले हैं। उनको यह लगता है कि शायद इस थाली बजेगी तो संकेत और दूर तक पहुंचेगा, यहां तक कि जो आम लोगों को एक संकेत देने की कोशिश की है कि एक दिन का वो अपना खाना छोड़ें, भोजन छोड़ें किसानों के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो आंदोलन चल रहा है उसे एक राज्य तक समेटा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि यह पंजाब के किसानों का आंदोलन है, ये देश के किसानों का आंदोलन नहीं है। और इस बीच बीजेपी ने एक अलग सम्मेलन भी शुरू कर दिए हैं, वो किसान सम्मेलन है और उन सम्मेलनों के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि देखिए कृषि सुधार बिल में जो सम्मेलन किए जा रहे हैं वो कितने किसान इसके समर्थन में हैं और इन सम्मेलनों में आ रहे हैं। तो दिल्ली में जो घट रहा है, दिल्ली में जो दिख रहा है वो क्या है? क्या वो भ्रम है? क्या विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रायोजित आंदोलन है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब इन सबके बीच यह स्थिति कैसे स्पष्ट होगी कि यह है क्या? लेकिन अगर यह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया तो जो सूचना आ रही है कि तमाम राज्यों से भी, चाहे वो दक्षिण हो चाहे वो उत्तर हो, दूसरे राज्यों से भी तमाम किसान नेता पहुंच रहे। हमने तमाम गुजरात के किसानों की बाइट देखी, हमने तमाम और राज्यों से किसानों की खबरों को सुना है कि वो भी इसमें पहुंचने वाले हैं। ये आंदोलन बड़ा हो सकता है। ऐश्वर्या हमारे साथ मौजूद है। ऐश्वर्या, भले ये तमाम तस्वीरें हैं, लेकिन क्या सरकार इन किसानों की बात मानेगी या अपने पुराने बिंदु पर ही अड़ी रहेगी? और कल बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ऐश्वर्या, 10:30 बजे, उसमें कैसे आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है? क्या हो सकता है? देखिए, आज भी लगातार 2 से ढाई घंटे तक संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम किसान जो नेता हैं उन्होंने बैठक करी, लेकिन मीडिया से बात नहीं करी। साफ तौर पर कल की बात की जाए तो कल भी सुबह इस बैठक को जारी रखेंगे किसान नेता। इस बात पे फैसला लेंगे कि जो लेटर है जो नरेंद्र सिंह तोमर ने इन तमाम किसानों को लिखा था उस पर क्या फैसला लिया जाए।
साथ आगे बातचीत जारी रखेंगे या फिर सरकार को कोई तारीख का ऐलान करेंगे, इस बात पर कहीं ना कहीं कल फैसला हो सकता है। कल शाम को 5 बजे फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की पूरी जानकारी दी जाएगी किसान नेताओं द्वारा कि आगे का अब रुख क्या होगा। लेकिन जब आज हमने तमाम किसान नेताओं से बात करी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्टैंड उनका पहले था, यानी 3 किसान कृषि कानून जब तक वापस नहीं लेते तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। इसी स्टैंड पर वो आज भी कायम है। जो लेटर उन्होंने लिखा था उस पर भी चर्चा हुई, ईडी रेट्स पर भी चर्चा हुई, फॉरेन फंडिंग पर भी चर्चा हुई, लेकिन इन तमाम बातों पर क्या निष्कर्ष निकलता है, इस पर एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा फैसला, और ये कल ही तय हो पाएगा। ये कल ही तय हो पाएगा। नए सिरे से किसान अपनी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद सरकार इन बातों को समझे और कोई निष्कर्ष पर निकले और इस समस्या का निदान भी निकल सकता है। बिल्कुल, और आज के लिए चलिए वहां खबर जहां में इतना ही। तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर, बने रहिए।